न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। कच्चे घर की छत गिर गई और इस हादसे में मलबे में दब गया पूरा का पूरा परिवार। एक बच्चे की मौत की खबर आ रही है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। रसूलाबाद के केंजरी में यह हादसा हुआ है। हादसे की बात की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा गांव इस वक्त मौके पर जुट गया है। यहाँ कच्चे मकान की छत गिर गई। बारिश के दौरान मकान की छत गिरी और इसके मलबे में पूरा परिवार दब गया। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक बच्चे की मौत हो गई है इस हादसे में। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हादसे की बात की तस्वीर, पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। 3 लोग जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। जख्मी हुए हैं 3 लोग, जबकि एक बच्चे की जान चली गई। रसूलाबाद के केंजरी में हादसे की बात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक कच्चा मकान, लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच कच्चे मकान की छत गिर गई, दीवार भी ढह गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मकान इस वक्त जमींदोज हुआ दिख रहा है और आसपास पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि क्या ये मकान पहले से ही जर्जर हो गया था और हादसे की एक वजह वो भी, या सिर्फ बारिश की वजह से ही ये मकान ढहा है। कितना पुराना ये मकान, ये भी अभी साफ साफ पता नहीं। लेकिन तस्वीर देखिए कि हादसे के बाद किस तरह से पूरे गांव में मातम की स्थिति है। इस तरह की तस्वीरें पूरे हमने देखा कि जैसे ही मॉनसून की शुरुआत हुई, कई जगहों से इस तरह की तस्वीर आई कि बारिश की वजह से कहीं पर पुराना जर्जर मकान ढह गया तो कहीं कच्चा मकान, और यहाँ पर कच्चा मकान बताया जा रहा है जिसकी छत गिर गई, लगातार बारिश को झेल नहीं पाई। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, आपके पास क्या खबर है? एक बच्चे की मौत, इस वक्त जो खबर हमारे पास आई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं, उनके बारे में भी बताएं। देखिए, पूरा मामला रसूलाबाद के सोली क्षेत्र के केंद्री गांव का है, जहां देर रात से एक मकान भरभरा करके गिर गया था। कच्चा घर था, क्योंकि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी और उसके चलते कहीं ना कहीं जो कच्चे घर थे वो खतरे के घेरे में थे और वैसे ही एक मकान कच्चा जो है भरभरा कर गिर गया और पूरा परिवार सो रहा था। उस दौरान जब ये हादसा हुआ तो काफी लोगों को आसपास पता नहीं चल पाया और जब तक लोगों को पता चला, ग्रामीणों को, और उनको बचाव कार्य किया गया, राहत बचाव कार्य शुरुआत किया गया, निकाले गए लोग, तब तक उसमें एक मासूम 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। साथ ही साथ 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाके के सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्चे मकान है वो लगातार कहीं ना कहीं हादसों को दावत दे रहे हैं और कई ऐसे मकान आसपास और हैं जो अगर बारिश होती है, चूंकि अभी सावन पूरा बाकी है, तो निश्चित तौर से जी। सौरभ, अगर इस मकान की बात करें, कितना पुराना था ये मकान? क्या ये जर्जर भी थी इसकी स्थिति? और आसपास जो आप बता रहे हैं और भी कई इसी तरह के घर हैं, तो क्या उन्हें बारिश के दौरान कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है? गांव वालों के बीच क्या बात हो रही है? प्रशासन का कोई अमला यहाँ पहुंचा या नहीं? देखिए, ये एक बेहद गरीब तबके के लोग थे और मिट्टी का कच्चा ये घर था। ये काफी कच्चा घर था, जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये कच्चा घर है और जो अचानक से जब बारिश हो रही थी 2 दिनों से, तो पहले ही इसमें पानी आ रहा था घर के अंदर जी, और उसके बाद देखते ही ये मकान ठीक है। सौरभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक बच्चे की जान चली गई बारिश के दौरान कच्चे मकान के ढहने की वजह से। उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग केस में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि उम्मेद ने एफआईआर के बाद फेसबुक लाइव के जरिए पूरी घटना को अलग रूप दिया। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान के ऊपर यौन शोषण, गौकशी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। 5 जून को बुलंदशहर के अनूप शहर में रहने वाले अब्दुल समद सैफी की गाजियाबाद के लोनी इलाके में पिटाई और बदसलूकी हुई थी। अमित राणा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, आज पेशी होनी है, कितना मजबूत केस पुलिस के पास? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस मामले में पुलिस दबिश दे रही थी और कल पुलिस को सफलता भी मिली और गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया। पूरा मामला महज गलत ताबीज बनाने को लेकर हुई मारपीट का था, लेकिन उसको पूरी तरीके से भरपूर कोशिश की गई कि इसको सांप्रदायिक रूप दिया जाए। इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार उम्मेद पहलवान को माना जा रहा था। कल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और आज इसको कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक ये अमित, जो पीड़ित पक्ष है उनका बयान बार बार बदल रहा है और क्या उसका भी असर पड़ेगा आज जब पेशी होगी तब?
देखिए जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा जो एफआईआर कराई गई थी वो अलग एफआईआर मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण में 3 अलग अलग एफआईआर हुई है। ये जो उमेद पहलवान जिस एफआईआर में के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये पुलिस की तरफ से कराई गई थी आपसी सौहार्द बिगाड़ने को लेकर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर, जिसमें कि इसने फेसबुक लाइव किया था बुजुर्ग व्यक्ति के साथ और ये कहा था कि उससे बातचीत की गई है उसके साथ और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। और जी अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मसले पर सियासी संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अब अयोध्या के मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे ने 20 फरवरी को एक जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी और 11 मई को उसी जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की मिलीभगत की वजह से ही मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया? सारे कागजात हैं, 20 लाख में ज़मीन खरीदा और 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो आप बताइए, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा नंबरदार बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा झंडा उठाए हैं राम मंदिर और राम सेवक होने का, आज वो सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम को ठग रहे हैं, उनको छल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी है। लखनऊ में संजय सिंह से मिले ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी, सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की मुहिम की शुरुआत की है इन्होंने। जनता बदलाव के लिए तलाश रही है विकल्प, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का और आम आदमी पार्टी का। और इनका कहना है कि एक साथ मिलकर कुछ और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये साथ लेकर आएंगे। आज गंगा दशहरा और माना जाता है कि आज के दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के बाद गंगा धरती पर आई थी। मान्यता है कि आज गंगा स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना काल में लोग कोरोना के नियमों का पालन जरूर करेंगे। आज गंगा दशहरा और ऐसे में गंगा में स्नान करने के लिए जगह जगह पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर रोक लगा दी गई है। जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन आम श्रद्धालु गंगा में स्नान नहीं कर सकेंगे। वहाँ पर गंगा स्नान में रोक लगा दी गई है। लेकिन कई जगहों पर छोटी छोटी घाटों पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर लोग गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं। और मान्यता है कि राजा भगीरथ ने जो कठोर तपस्या की थी उसके मुताबिक आज ही के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुए थे। इस वक्त वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज के दिन न सिर्फ गंगा बल्कि दूसरी जो पावन नदियां हैं उसमें भी स्नान का महत्व माना गया है। किस तरह के इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना भी है। क्या श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं नहाने के लिए? जी मेनका, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आमतौर पर जो गंगा दशहरा का पर्व होता था और जिस हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता था, वो तस्वीरें अब दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। और साथ में जो शनिवार इतवार का जो वीकेंड है, जिसके चलते जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी कम है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि घाटों पर इस समय किस तरीके की तस्वीरें। और देखो
कैमरे में दिखाई दे सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। आमतौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या मथुरा के विश्राम घाट पर रहती थी वो लाखों की संख्या में रहती थी, लेकिन कोविड काल के चलते अब यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ना के बराबर हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, जो गोताखोर हैं वो लगाए गए हैं, पीएसी लगाई गई है, लेकिन यमुना में जो शुद्ध जल की बात प्रशासन ने की थी वो प्रशासन की बेईमानी होती नजर आ रही है, क्योंकि यमुना का जल आज भी दूषित है। जो उस तरीके से निर्मल की बात कही गई थी वो निर्मल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लोग आस्था के चलते उसी जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, उसी में स्नान कर रहे हैं। जी मेनका जी, और रवि भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। जब आपने पानी की स्वच्छता की बात की, रवि से भी जान लेते हैं। रवि, वहां पर आज के स्नान को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ दिनों पहले वाराणसी में गंगा की तस्वीर हमने देखी थी, वहां का पानी हरा रंग का नजर आ रहा था। इस वक्त सफाई को लेकर क्या स्थिति है? लोग बड़ी संख्या में स्नान के लिए ना पहुंचे, उसे लेकर क्या प्रोटोकॉल, किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? देखिए, ये वाराणसी है, शिव की नगरी काशी है। यहाँ 7 बार एक त्यौहार की मान्यता है। और रही बात अगर गंगा दशहरा की, तो फिर गंगा भक्तों को कोई घाटों पर आने से रोक नहीं सकता। इसका नज़ारा हम वाराणसी के घाटों पे दिखा रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंगा के जो गंगा भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पे दान, पूजा, स्नान, आचमन गंगा का कर रहे हैं। और रही बात अगर स्वच्छता की, तो एक बात सबसे बड़ी बात है कि भले ही लोग गंगा के प्रदूषण की बात करें, लेकिन गंगा भक्तों के लिए कभी भी गंगा अपवित्र नहीं होती है। और इसका सीधा जो उदाहरण है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। वाराणसी के 80 घाट पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। और ये नजारा वाराणसी के सभी 84 घाटों पे आप देख सकते हैं कि सभी 84 घाटों पे 100, 150, 200 की संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्रतिबंध है यहाँ पे आना, प्रशासन रोक लगाया है गंगा में आम जनमानस को स्नान। जी रवि, शुक्रिया आपका पूरी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा दशहरा पर सीएम योगी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करते हुए सीएम ने कहा, भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की सनातन स्रोत पुण्य सलीला, मोक्ष प्रदायिनी, राष्ट्रनंदी, भगवती भागीरथी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा की सभी जनों को अनंत शुभकामनाएं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। के बाद मुलायम परिवार एक बार फिर आज एक साथ एक छत के नीचे नजर आने वाला है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की बहन की शादी में शामिल होने के लिए मुलायम, अखिलेश और शिवपाल समेत परिवार के सभी लोग सैफई पहुंच चुके हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार तो एक मंच पर रहेगा ही, साथ ही बिहार से लालू यादव के परिवार से तेजस्वी और तेज प्रताप भी सैफई पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, आज मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर सिंह की बेटी दीपाली की शादी होनी है। मुलायम के गांव सैफई में कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह का आयोजन किया गया है। उधर मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। जून तक 12 मीट्रिक टन के प्लांट तैयार हो जाएंगे। वहीं जुलाई तक 16 से 15 अगस्त तक 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था मथुरा में ही हो जाएगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है, लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो दूसरी लहर रही वो बहुत खतरनाक लहर थी, उसमें हमने अपने बहुत लोगों को खोया है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सबका हम लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। हम बाजार में हैं, अपने व्यवसाय पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने निजी काम से हैं। हम ये कोशिश करें कि अपने घर हम कोविड को ना ले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कोविड की गाइडलाइंस उनका अनुपालन करें, लगातार सैनिटाइज करें अपने हाथों को, मास्क लगा के रखें। इधर कानपुर में छेड़खानी के विरोध में दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पीड़ित युवती के घर पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचा, हमला कर दिया। उसने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। मामला कर्नलगंज थाना इलाके का है और इस मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। जानकारी के मुताबिक
ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की के साथ आरोपी रोज छेड़खानी करता था। जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने घर पर हमला बोल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, मामले को शांत कराया। पीड़ित युवती और उसके परिजनों ने रहमान, साहिल, राजा और आफ्ताब नाम के युवकों पर छेड़खानी और मारपीट के आरोप दर्ज कराए। कर्नलगंज के रलवैया कॉलोनी में दो पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। चुटिल लोगों से बात होने के बाद तहरीर के आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। जो लोग चुटिल हैं उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। वो भी लोग अभी क्योंकि यहाँ पे नहीं हैं, सब अस्पताल गए हैं। अभी जैसे ही पूरी जानकारी मिलती है वो शेयर करी जाएगी। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।